प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमा संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम, जैसा कि थंबनेल पे लगा हुआ है कि शूद्रक परितम, महाकवि शूद्रक परितम मृच्छकटिकम, तो मृच्छकटिकम के हल प्रश्न पत्र, जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, उनके प्रश्न उत्तरों को हम लोग देखेंगे। जैसे मेघदूत में हम लोगों ने देखा, उत्तर रामचरितम में देखा, शिवराज विजयम में देखा, कादम्बरी में देखा, ऐसे ही आज हम अपने एक नए ग्रंथ मृच्छकटिकम, जो महाकवि शूद्रक की रचना है और यह भी किरातार्जुनीयम के जैसे एकमात्र रचना है। जैसे महाकवि भारवी की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम महाकाव्य, जो 18 सर्गों में विभक्त है, इसी तरह यह मृच्छकटिकम शूद्रक की एकमात्र रचना है और इसमें 10 अंक हैं। यह रूपक का भेद प्रकरण है, अर्थात नाटक है। तो यह रूपक का कौन सा है? भेद है। किसमें? प्रकरण में। और इसमें निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का बसंत सेना नामक एक वेश्या से प्रेम का वर्णन है। यह 10 अंकों में विभक्त है और इसमें कुछ कहानी यह है कि राजा का जो साला होता है सकार, वह भी उस वेश्या को अपनाना चाहता है। इसमें जनजीवन का वास्तविक चित्रण मिलता है। अतः यह वस्तुतः जनता के लिए और जनता द्वारा विरचित नाटक मृच्छकटिकम है, जो एक प्रकरण है। जनजीवन का जितना विस्तृत, वास्तविक एवं व्यापक चित्रण मृच्छकटिकम में मिलता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। और कहीं अगर ढूंढा जाए तो जितना अच्छा चित्रण, व्यापक चित्रण मृच्छकटिकम में मिलता है, उतना और जगह बहुत दुर्लभ है, बहुत मिलना नामुमकिन समझ जाइए है। मृच्छकटिकम भास के चारुदत्त नाटक नाम पर आधारित है। जो महाकवि भास हैं, वह हमारे संस्कृत साहित्य में उनका योगदान 13 नाटक हैं, 13 रचना है और 13 उनका नाटक है। तो जो मृच्छकटिकम है, यह समझिए कि उसी का उपजीव्य है चारुदत्त। जो भास का नाटक है चारुदत्त, उस पर ही यह मृच्छकटिकम को लिखा गया है। जो शूद्रक हैं, वह अपूर्ण चारुदत्त को पूर्ण बना करके मृच्छकटिकम के रूप में प्रस्तुत किया है। मृच्छकटिकम के 10 अंक और 10 अंक में इनका नाम क्या है, इस पर हम एक नज़र डालते हैं कि प्रथम अंक को अलंकार न्यास कहा जाता है, द्वितीय अंक को द्युतकर संवाहक कहा जाता है, तृतीय अंक को संधि विच्छेद कहा जाता है, चतुर्थ अंक को मदनिका सर्विलिका कहा जाता है, सार्विलक। चतुर्थ अंक को मदनिका सार्विलक कहा जाता है। पंचम अंक को दूरदीन कहा जाता है। षष्ठम अंक को प्रवहरण विप्रय कहा जाता है और सप्तम अंक को आर्का प्रहरण। अष्टम अंक को बसंत सेना मर्दन और नवम अंक को व्यवहार और 10वें अंक को संहार कहा जाता है। यह 10 अंक हैं मृच्छकटिकम के और 10 अंक में यह 10 अंक के नाम हैं। अब हम इसका जो नायक है चारुदत्त, तो चारुदत्त के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो चारुदत्त जो है वह मृच्छकटिकम का नायक है और यह अभिजात है, कुल उत्पन्न युवा ब्राह्मण है। उसमें कुछ ऐसे महार्घ गुण हैं, कुछ ऐसी विलक्षणता है जिसके कारण उसने उज्जैनी के समस्त जन को जीत लिया है। दानशीलता के कारण वह दरिद्र हो गया है। यह सच चरित्र, सभ्य और सुशील है। समझ जाइए कि एक प्रकार से उसका चरित्र चित्रण समझ जाइए यह है कि वह बहुत ही सचरित और सभ्य और सुशील है। लेकिन अब बसंत सेना कौन है? तो बसंत सेना जो है मृच्छकटिकम की अनुरक्ता नायिका है। कौन सी नायिका है? तो अनुरक्ता नायिका है, जो अपने अपूर्व त्याग और गुण स्पृहा की आग में निरंतर जलकर गणिका वृत्ति अर्थात वेश्यावृत्ति के कालुष्य को जलाकर भास्वर सोने की तरह दमकता हुआ एक नारी रत्न है। यह अति संपन्न, प्रभावशाली, राजश्यालक, सकार जैसे
अनुरक्त राजभल्लव को अपनी माँ की प्रेरणा के बावजूद ठुकराकर दरिद्र चारुदत्त के प्रति अपनी हार्दिक आसक्ति अभिव्यक्त कर शुद्ध एवं गंभीर प्रेम का परिचय देती है। प्यार यही की है कि इतना बड़े राजा जो शार्वरी को बता रहे हैं कि वह जो है उसके प्यार को ठुकरा देती है, और ठुकरा करके जो यह ब्राह्मण गरीब है जो चारुदत्त है उससे वह अपना पवित्र प्रणय जोड़ लेती है तथा उससे प्यार करती है। उसके बाद बता रहे हैं कि अपने मधुर शुद्ध और पवित्र प्रणय से अंत में चारुदत्त के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त कर लेती है। उसकी अन्य चारित्रिक विशेषताएं यह भी है कि वह अत्यधिक समृद्धशाली वेश्या है जिसका अपार वैभव विदूषक को आकृष्ट कर लेता है। बसंत सेना के पास जीवन का समस्त वैभव वह उदारशीला कलाओं में परंपरागत आदर्श प्रेमिका आदि विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पहले अभ्यास प्रश्न पत्रों को देखिएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, आप कितने प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो ईमानदारी से आप कमेंट करके हमको भी बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको देखने में तब अपने दोस्त मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पत्रों की श्रृंखला को। अब हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि मृच्छकटिकम विभक्त है। ऑप्शन ए अंकों में विभक्त है, बी सर्गों में विभक्त है, और सी कह रहा है खंडों में विभक्त है, और डी कह रहा है कि अध्यायों में विभक्त है। तो हमने पहले बताया कि यह एक रूपक है, अर्थात एक रूपक में एक प्रकरण है और यह 10 अंकों में विभक्त है। कितने अंकों में? तो 10 अंकों में विभक्त है। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि मृच्छकटिकम विभक्त है। मानो मृच्छकटिकम किसमें विभक्त है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अंकों में विभक्त है, बी कह रहा है कि सर्गों में विभक्त है, सी कह रहा है खंडों में विभक्त है, और डी कह रहा है कि अध्यायों में विभक्त है। तो हम देखेंगे तो सर्गों में जो महाकाव्य हैं वह विभक्त हैं, जैसे किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरितम है। और खंडों में तो हमारा मेघदूत विभक्त है, 2 खंडों में विभक्त है, एक पूर्व मेघ है और एक उत्तर मेघ है। और मृच्छकटिकम में हम शुरू में ही बतलाए हैं कि मृच्छकटिकम जो है एक प्रकरण है, रूपक का एक भेद है, और यह 10 अंकों में विभक्त है। तो प्रश्न नंबर 1 का विकल्प हमारा ए सही होता है कि अंकों में विभक्त है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मृच्छकटिकम का प्रमुख रस है। ऑप्शन ए वीर रस है, बी कह रहा है करुण रस है, सी कह रहा है श्रृंगार रस है, और डी कह रहा है कि शांत रस है। तो शांत रस कहाँ मिलता है? महाभारत में है, करुण रस उत्तर रामचरितम में है, वीर रस है तो वहाँ शिवराज विजयम में है। जहाँ युद्ध का वर्णन मिलता है वहाँ वीर रस होता है। करुण रस तो आप लोग जानते हैं कि एक ही रस है करुण रस जो उत्तर रामचरितम में पूरा भरा पड़ा है, और शांत रस महाभारत का रस होता है, और रसों के साथ शांत रस भी महाभारत में है। अब यहाँ पे मृच्छकटिकम है, और मृच्छकटिकम में बात किया जाए तो इसमें चारुदत्त होता है, बसंत सेना होती है, इनके प्रेम रोम का परिणय जो मिलन उलन होता है इसका वर्णन है। तो इसीलिए यहाँ पे इस मृच्छकटिकम का प्रमुख रस श्रृंगार रस हो जाता है। कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस होता है इसकी 2 शाखाएं होती हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक विप्लव श्रृंगार होता है। जिसमें नायक और नायिकाओं के मिलन का वर्णन मिलता है वह कौन सा श्रृंगार होता है? संयोग श्रृंगार होता है। और जिसमें विरह का वर्णन मिलता है जैसे मेघदूत है तो उसमें विप्लव श्रृंगार प्रधान व खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 2 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि मृच्छकटिकम का पात्र नहीं है। ऑप्शन ए बसंत सेना नहीं है, बी सकार नहीं है, सी शार्विलक नहीं है, और डी वैशंपायन नहीं है। तो 4 विकल्प दिया है और इसमें से पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा नाम है जो मृच्छकटिकम का पात्र नहीं है। तो बसंत सेना यह ये है, सकार यह भी है, शार्विलक यह भी है, यह वैशंपायन जो है यह कादम्बरी कथामुख का है। कादम्बरी कथामुख में इसका वर्णन मिलता है। वैशंपायन, पुंडरीक, चंद्रापीड़, तारापीड़ इत्यादि जो है वह कादम्बरी के हैं, और कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की कथामुख है जो ये रचना है, उसकी विधा जो है कथामुख है। तो प्रश्न नंबर
3 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि चारुदत्त कहाँ रहता है। जो चारुदत्त है और मृच्छकटिकम का जो चारुदत्त है वह इसका नायक भी है, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि यह कहाँ रहता था। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि विदिशा में था, कि उज्जैनी में था, कि हस्तिनापुर में था, कि पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में नहीं होता है, हस्तिना में नहीं होता है, न विदिशा में। विदिशा नगरी का वर्णन आता है बाणभट्ट की रचना जो है कादम्बरी उसमें आता है। हस्तिनापुर आता है जहाँ महाभारत वगैरह का वर्णन महाभारत में या किरातार्जुनीयम में देखें उसमें भी हस्तिनापुर का वर्णन है। उज्जैनी में रहता था। कहाँ आता है? उज्जैनी में। तो प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम है। ऑप्शन ए अलंकार न्यास है, बी ध्रुतकर संवाहक है, सी छंद विच्छेद है, और डी कह रहा है कि राक्षस विचार है। तो राक्षस विचार जो है, तो राक्षस विचार इसमें है ये नहीं है। राक्षस विचार कहाँ से आ गया है? तो यह कट जाएगा कि यह नहीं है। और उसके बाद कह रहे हैं कि संधि विच्छेद, और जो संधि विच्छेद है यह इसके तृतीय अंक का नाम होता है संधि विच्छेद, और द्वितीय अंक का नाम है धुतकर संवाहक। तो धुतकर संवाहक में दूसरा अंक होता है, संधि विच्छेद में तीसरा अंक होता है। और उसके बाद इसमें पूछ रहा है कि प्रथम अंक का क्या नाम है। तो इसके प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास होता है। क्या होता है? अलंकार न्यास। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा ए सही होता है। और साहित्यिक परिचय में जो थोड़ा संक्षिप्त परिचय था तो उसमें मैं 10 अंकों को अभी ऊपर बतलाया ही हूँ कि 10 अंक है, 10 अंकों का क्या क्या नाम होता है। और जो मृच्छकटिकम है यह शूद्रक की एकमात्र रचना है जो 10 अंकों में विभक्त है, और इसको रूपक या प्रकरण भी कहा जाता है। अर्थात यह रूपक है, प्रकरण एक भेद उसका है। रूपक का एक भेद होता है, प्रकरण वही यह है। तो इसको हम यह कह सकते हैं कि मृच्छकटिकम प्रकरण है जो 10 अंकों में विभक्त है। तो इसमें पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम, तो अलंकार न्यास होता है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि मृच्छकटिकम में श्लोक संख्या है, मतलब इसमें कुल कितने श्लोक हैं। तो ए कह रहा है कि 350 श्लोक हैं, बी कह रहा है कि 375 श्लोक हैं, सी कह रहा है 380 श्लोक हैं, और डी कह रहा है कि 390 श्लोक हैं। तो मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक की रचना है, 10 अंकों में विभक्त है, और इसमें कुल श्लोकों की बात करें तो इसमें 380 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 380 श्लोक हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखें तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि मृच्छकटिकम का अर्थ है। ऑप्शन ए सोने की गाड़ी है, बी मिट्टी की गाड़ी है, सी लकड़ी की गाड़ी है, और डी लोहे की गाड़ी है। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? जैसे कादम्बरी है तो कादम्बरी का अर्थ क्या होता है? मदिरा। तो इसी तरह मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, तो वही पूछ रहा है कि क्या अर्थ होता है। सोने की गाड़ी होता है कि मिट्टी की गाड़ी होती है, कि लकड़ी की गाड़ी है, कि लोहे की गाड़ी है। तो प्रश्न नंबर 7 में हम देखें तो लोहे की गाड़ी नहीं होती है, लकड़ी की गाड़ी भी नहीं होता है, मृच्छकटिक अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिट्टी की गाड़ी। प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मृच्छकटिकम रूपक का कौन सा भेद है। तो रूपक के 10 भेद होते हैं, उपरूपक के 18 भेद होते हैं, लेकिन मृच्छकटिकम रूपक का कौन सा भेद है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि नाटक है, बी कह रहा है कि प्रकरण है, सी कह रहा है कि भाण है, और डी कह रहा है कि डिम है। तो अभी मैं प्रश्न नंबर 5 में आपको बताया, अभी व्याख्या किया हूँ कि मृच्छकटिकम जो है वह रूपक में कौन सा भेद है, तो प्रकरण है। तो प्रकरण है या रूपक का यह कौन सा भेद है? प्रकरण है, 10 अंकों में विभक्त है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं। तो 7 अंक उत्तरामचरितम में है जो नाटक है, 10 अंक मृच्छकटिकम जो प्रकरण है,
5 अंक और 8 अंक। तो दिया है पूरा 7 अंक का है कि 10 अंक का है कि 5 अंक का है कि 8 अंक का है। तो जो नाटक होते हैं अधिकांशतः 7 अंकों में, शायद वह संस्कृत साहित्य में उसकी शोभा होती होगी। तो 7 अंक में अधिकांशतः नाटक लिखे जाते हैं और यह शूद्रक की एकमात्र रचना है जो प्रकरण है। तो ये 10 अंकों में विभक्त है। किसने? तो 10 अंकों में। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 में पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम का प्रमुख पात्र है। इसमें कौन सा प्रमुख पात्र है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि चारुदत्त है, बी चाणक्य है, सी चंद्रगुप्त है और डी पत्रलेखा है। तो यह प्रकरण है और इसमें कितने पात्र हैं यह भी धीरे धीरे इसमें आ ही जा रहे हैं। तो मृच्छकटिकम का प्रमुख पात्र कौन है? तो मृच्छकटिकम में जो नायक है वही प्रमुख पात्र होगा। तो मृच्छकटिकम का नायक ही चारुदत्त होता है। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक आंध्रवंशीय वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है। यह किसका मत है? ऑप्शन ए डॉक्टर स्मिथ का मत है, बी डॉक्टर देवस्थली का मत है, सी चंद्रवली पांडे का मत है और डी कर रहे हैं स्कंद पुराण का। तो स्कंद पुराण यहाँ पे अइबे नहीं करेगा। अब यह तीनों लोग हैं, तीन लोग में इसमें कौन ऐसा है जिसका मत यह है कि मृच्छकटिकम में जो लेखक हैं शूद्रक वह आंध्रवंशीय वशिष्ठ पुत्र पुलमावी हैं। तो इसका किसका मत है? तो यह चंद्रवली पांडे का मत है। किसका मत है? चंद्रवली पांडे का। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 12 को देखें तो प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम के 9वें अंक का नाम है। जो 9वां अंक है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अलंकार न्यास। जो अलंकार न्यास है, बी संहार है, सी दुर्दिन है और डी व्यवहार है। तो अलंकार न्यास जो है वह प्रथम अंक का नाम होता है। किस अंक का? तो प्रथम अंक का। मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम क्या है? अलंकार न्यास है। अब बी कह रहा है कि संहार किसका नाम है? तो संहार इसके 10वें अंक का नाम है। संहार जो है वह 10वें अंक का नाम है। सी कह रहा है कि दुर्दिन है और दुर्दिन तो यह इसके 5वें अंक का नाम है। मृच्छकटिकम के 5वें अंक का नाम है दुर्दिन, प्रथम अंक का नाम है अलंकार न्यास और कह रहे हैं 10वें अंक का नाम है संहार। तो बचा अपना कौन सा? व्यवहार। तो 9वां अंक पूछा है तो प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा डी सही होगा कि मृच्छकटिकम के 9वें अंक का नाम व्यवहार है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि मृच्छकटिकम के 10वें अंक का नाम है। तो 10वें अंक का क्या नाम है? तो अभी हम बतलाए हैं, लेकिन अलंकार प्रथम अंक हो गया। संहार की जो बात किए तो संहार ही यह 10वें अंक है, लेकिन दुर्दिन तो यह 5वां अंक था। और कह रहा है आर्यकापहरण। आर्यकापहरण तो यह 7वें अंक का नाम है। 5वां दुर्दिन है, पहला अलंकार न्यास है और 10वां इसमें पूछ रहा है तो 10वें अंक का नाम संहार होता है। तो प्रश्न नंबर 13 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 14 को देखें तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि नाराणाम यत्र हुयन्ते यवनानि धनानि च सूक्ति उद्धृत है। ऑप्शन ए रत्नावली नाटिका से है, बी बेड़ी संहार से है, सी उत्तरामचरितम से है और डी मृच्छकटिकम से है। तो हम लोग स्पेशल मृच्छकटिकम का ही प्रश्न उत्तरी कर रहे हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, तो ऑप्शन हम लगा ही देंगे मृच्छकटिकम। लेकिन यह देखना है कि इसमें जो पंक्ति है जब वो पेपर में आप बैठेंगे तो वहाँ पर स्पेशल नहीं कुछ रहेगा। तो वहाँ पर आपको पंक्ति ही देखना हो, सूक्ति देखना है, पंक्ति देखना है। तो इसमें कुछ सूक्तियाँ होती हैं जो फेमस होती हैं, बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। तो उसी तरह यह बहुत ही इसकी सूक्ति है, बहुत प्रमुख सूक्ति है कि नाराणाम यत्र हुयन्ते यवनानि धनानि च। यह सूक्ति उद्धृत है और इसमें 2 सूक्ति है। एक तो यह है और एक और सूक्ति आती है कि नाराणाम सुहश्च वचनिता, सुहच वनिता च। यह भी इसी की सूक्ति है। एक और सूक्ति है अहोधिक वैश्यम लोक व्यवहारस्य।
फिर स्वताम अपि विस्मर्ते, फिर पुरुषाणाम तु पंडितत्व शास्त्रे उपदिश्यते, इत्यादि इत्यादि इसकी सूक्तियां हैं। तो हम इसके महत्वपूर्ण सूक्तियों को भी देखते चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 में सूक्ति वही दिया है कि नराणाम यत्र हुयन्ते यौनानि धनानि च, सूक्ति उद्धृत है रत्नावली बेड़ी संहार उत्तरम चरितम मृच्छकटिकम से है। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि मृच्छकटिकम में किस द्वंद्व की अधिकता है। किस द्वंद्व की अधिकता है, तो यह गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसको छंद लिखना चाहिए था। का किस छंद की अधिकता है। तो मृच्छकटिकम में किस छंद की अधिकता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुष्टुप छंद है, बी मालिनी छंद है, डी उपजाति की है, सी उपजाति की है और डी इंद्रवज्रा की है। तो मृच्छकटिकम में हम देखें तो इसमें सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली जो छंद है वह अनुष्टुप छंद है। कौन सी है, अनुष्टुप छंद। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम है। तो विदूषक का नाम है, तो माधव्य जो होता है यह कहाँ का विदूषक है। तो अभिज्ञान शाकुंतल का है। बसंतक, मैत्रेय और साकार, इसमें से पूछ रहा है कि 16 में कि विदूषक जो है उसका क्या नाम है। तो मृच्छकटिकम का जो विदूषक होता है उसका नाम मैत्रेय होता है। क्या नाम होता है, मैत्रेय होता है। बसंतक जो है यह रत्नावली का है, जो रत्नावली नाटिका है तो उसका यह क्या है, वो विदूषक है। और माधव्य है तो अभिज्ञान शाकुंतल में है। और यहाँ पे मृच्छकटिकम में जो विदूषक है उसका नाम मैत्रेय है। अर्थात प्रश्न नंबर 16 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम का प्रतिनायक है। तो साकार, ऑप्शन ए साकार है, बी बीट है, सी चंदनक है और डी सारविलक है। तो मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त होता है और इसका प्रतिनायक पूछ रहा है कि इसका प्रतिनायक कौन है। तो इसमें हम देखेंगे मृच्छकटिकम में तो यह संपन्न प्रभावशाली जो होता है राजस्यालक साकार होता है। और जो साकार होता है तो वह भी किससे अनुरक्त रहता है, बसंत सेना से। तो बसंत सेना क्या करती है कि राजवल्लभ को अपनी ओर से क्या प्रेरणा के बावजूद ठुकरा देती है। इसको ठुकरा देती है, साकार को। और साकार को ठुकरा करके वह चारुदत्त के प्रति प्रेम में अभिव्यक्त हो जाती है। बस यह तो प्यार में दुश्मनी का कारण हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 में नायक तो हुआ चारुदत्त, लेकिन उसका प्रतिनायक तब साकार हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 तो इसमें पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम का नायक है, सारविलक है, बी चारुदत्त है, सी साकार है, डी संवाहक है। तो मृच्छकटिकम का नायक जो होता है वह चारुदत्त होता है। चारुदत्त जो होता है बहुत मतलब इसका ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हुआ होता है, लेकिन दान उन ज़्यादा देने से बेचारा बहुत गरीब हो जाता है और यह उज्जैनी का निवासी होता है। तो यह इसका चरित्र बतलाए गए हैं, यह महाकवि शूद्रक जी लिखे हैं कि बहुत सभ्य आदमी होता है, नायक है और गरीब है, उसके बाद भी दान उन देता था, इसीलिए बहुत तृप्त हो जाता। लेकिन जो यहाँ पे बसंत सेना होती है जो इसकी अनुरक्ता नायिका है, अर्थात मृच्छकटिकम जो नाटक है उसकी अनुरक्ता नायिका है। और मृच्छकटिकम जो नाटक है वह भास के चारुदत्त नामक नाटक पर ही आधारित है। तो बसंत सेना जो है मृच्छकटिकम की अनुरक्ता नायिका है और उसका नायक जो होता है चारुदत्त होता है। तो प्रश्न नंबर 18 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि शूद्रक की कृति है। तो शूद्रक की एकमात्र रचने हैं तो उसमें कृति पूछना ही क्या है, तो मृच्छकटिकम हो जाएगा। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, रघुवंशम महाकवि कालिदास की रचना है, मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना है। और यहाँ पे पूछ रहा है शूद्रक की कृति है तो मृच्छकटिकम है। मुद्रा राक्षस तो विशाख दत्त की है और इसमें
विदूषक का भाव है, शायद मुद्रा राक्षक में नायिका भी नहीं है। और रघुवंशम जो महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम एक महाकाव्य है। और खंड काव्य महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत है जो गेय काव्य है, इसको गा भी सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। तो प्रश्न नंबर 19 में शूद्रक की कृति पूछा तो विकल्प ए सही होगा, मृच्छकटिकम। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो प्रश्न नंबर 20 में कह रहा है कि मृच्छकटिकम किसकी कृति है। बस वही बात को यहाँ पे घुमा दिया है कि किसकी कृति है और उसमें भी पूछा किसकी कृति है। तो प्रश्न नंबर 20 में अब बाण की रचना को देखा जाए तो बाण की हम जानते हैं कि यहाँ हमारे यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगी हुई है कादम्बरी, कथा, मूक, उसके बाद भी उनका चांडिका शतकम है इत्यादि उनकी, और 2-3 रचना है। बाण जी की माँ की हम देखें तो शिशुपाल बधम है, और भारवी जी की एकमात्र रचना जो किरातार्जुनीयम 18 सर्गों में विभक्त है, और शूद्रक के वही मृच्छकटिकम है जो 10 अंकों का प्रकरण है। तो प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 21, तो प्रश्न नंबर 21 में पूछ रहा है कि बसंत सेना के सुवर्ण खंड के बदले चारुदत्त क्या भेजता है। ऑप्शन ए मिट्टी का बर्तन भेजता है, बी मिट्टी भेजता है, बी धन भेजता है, सी बहुमूल्य वस्त्र भेजता है, और डी करें कि रत्नावली भेजता है। तो बसंत सेना के सुवर्ण खंड के बदले चारुदत्त क्या भेजता है, तो वो रत्नावली भेजता है। क्या भेजता है? रत्नावली। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 22, और प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है कि दुष्कर खलु परिमाण दारुण सुक्ति उद्धृत है। ऑप्शन ए मृच्छकटिकम से है, बी बेड़ी संघार से है, और सी कह रहा है कि उत्तर रामचरितम से है, और डी कह रहा है कि रत्नावली से है। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22 में, तो दुष्कर खलु परिणाम दारुण सुक्ति मृच्छकटिकम से उद्धृत है। किससे है? तो मृच्छकटिकम से है। तो यह बार बार प्रश्न आ रहा है, तो इसका मतलब हमें सुक्ति पढ़कर जाना पड़ेगा। उन सुक्ति को भी हमको देखना है, जो जितनी सुक्तियां हैं उस पर भी हमें ध्यान देना है। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 23 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि शूद्रक कालीन राजाओं के प्रति लोगों में था, ए क्षोभ था, बी प्रसन्नता था, सी सम्मान था, और डी निरादर था। तो प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 23 में पूछ रहा है कि शूद्रक कालीन जो राजा थे, शूद्रक था और कालीन उसके समय के जो राजा थे, उन लोगों के मन में शूद्रक के प्रति क्या था? प्रसन्नता था कि निरादर था कि सम्मान था? तो यह तीनों नहीं था, शूद्रक के प्रति मन में उनके क्षोभ था। तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 24 की, तो प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि शूद्रक के अलंकार अर्थ व्यंजना में है, ए बाधक, बी सहायक, सी कष्टकारक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 24 को हम देखेंगे कि शूद्रक के अलंकार अर्थ व्यंजना में बाधक नहीं है और न ही कष्टकारक है, बल्कि क्या है? सहायक है। तो प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि एतेन मापयति भित्तिषु कर्म मार्गम एतेन मोच्यति भूषण संप्रयोगान में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा अलंकार है, बी समुच्चय है, सी रूपक अलंकार है, और डी कह रहा है कि संदेह अलंकार है। तो इसमें हम देखेंगे एतेन मापयति भित्तिषु कर्मार्ग गतेन मार्ग में तेन मोच्यति भूषण, इसमें समुच्चय अलंकार है। कौन सा अलंकार है? समुच्चय अलंकार। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 26 और प्रश्न नंबर 26 को देखें, तो इसमें कह रहा है कि मृच्छकटिकम में किस जाति का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन ए क्षत्रिय का, बी वैश्य का, सी शूद्र का, और डी ब्राह्मण का। तो जो मृच्छकटिकम जो प्रकरण है 10 अंकों का, उसमें किस जाति का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है? तो ब्राह्मण का तो है ये है, कहा है कि इसका नायक है चारुदत्त, बेचारा गरीब ब्राह्मण होता है। वैश्य का भी मिलता है, शूद्र का भी मिलता है, नहीं मिलता है तो क्षत्रिय का नहीं मिलता है। जो क्षत्रिय जात होती है उसका विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 27
और प्रश्न नंबर 27 को देखें तो इसमें पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम के भरतवाक्य में किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो सर्वाधिक छंद का प्रयोग, जो छंद है जो सर्वाधिक प्रयोग की गई है तो अनुष्टुप छंद है। तो ऑप्शन भी दिया है कि अनुष्टुप छंद, ए में अनुष्टुप छंद का, बी में सगद्रा छंद का, सी में मालिनी छंद का और डी में उपजाति छंद का। तो प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 27 में भरतवाक्य पूछ रहा है कि भरतवाक्य, और भरतवाक्य जो होता है वो नाटक के अंत में किया जाता है और भरतवाक्य के साथ ही नाटक का अंत होता है। तो मृच्छकटिकम में जो भरतवाक्य है वह किस छंद में किया गया है। तो प्रश्न नंबर 27 में हम देखेंगे तो इस यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही हो जाता है, सगद्रा छंद होती है। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प बी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 28 की। तो प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि राजा का साला होने का अभिज्ञान है, किसको है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सकार को है, बी बीट को है, सी संवाहक को है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 देखें तो राजा का साला के जो है तो अभिज्ञान माने पहचान होता है। तो राजा के साला के रूप में किसकी पहचान होती है। तो संवाहक की नहीं होती है, बीट की नहीं होती, सकार की होती है, यही राजा का साला होता है। तो प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि सकार क्रूर और डाट डाट है, पापी है तथा परिपूर्ण योजना में निपुण है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। तो ऑप्शन ए कहा है कि निर्दयी है, कि परिश्रम, बी कह रहा है परिश्रमी है, सी कह रहा है नहीं, ए कह रहा है कि धनी है और बी कह रहा है परिश्रमी है, सी कह रहा है कि निर्दयी है और डी कह रहा है कि ईमानदार है। तो जो साकार क्रूर है और क्रूर के साथ साथ हम देखें तो बहुत निर्दयी होता है। तो धनी, ईमानदार और परिश्रमी हुई भी नहीं करेगा। जो क्रूर है तो निर्दयी भी होगा, पापी भी है। तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 30 और 30 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 में क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि चारुदत्त की विवाहित पत्नी है, जो विवाहित पत्नी है उसका नाम पूछ रहा है। तो वसंत सेना है, यह तो एक गणिका होती है। वासुदत्ता इसमें है ये नहीं है, मदनिका है ये नहीं है। तो इसमें वसंत सेना और धूता, तो बसंत सेना जो है वह अनुरक्त नायिका है और एक यह क्या होती है, गणिका होती है, बहुत सी समृद्धशाली वेश्या होती है, धनाखड़ होती है, धन धान इसके पास होता है। किसके पास, बसंत सेना के पास। तो बसंत सेना नहीं है। चारुदत्त की जो विवाहित पत्नी का नाम धूता होता है। तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा बी सही हो जाता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 31। तो प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसंत शोभे व वसंत सेना अंश में अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 31 में अलंकार पूछ रहा है। तो एव दिया ना, शोभे इव बसंत सेना, और ऑप्शन भी दिया है उपमा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है कि यमक अलंकार है। तो गुणानुरक्ता गणिका च यस्य वसंत शोभे व वसंत सेना में कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा ये सही हो जाता है, उपमा अलंकार है। अब हम प्रश्न नंबर 32 की बात करें। तो प्रश्न नंबर 32 पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम में कर्णपूरक से संबंधित घटना है, क्या है। तो नाटक में यह होता है कि बिंदु है, कि बीज है, कि पताका है, कि प्रकरी है। तो हम देखेंगे तो मृच्छकटिकम में कर्णपूरक से संबंधित जो घटना है प्रकरी के अंतर्गत नहीं आता है, न ही बीज के। यह आता है पताका में नहीं आता, यह बिंदु के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न नंबर 32 में विकल्प हम देखेंगे तो हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में हम देखें तो सदा प्रदोषो गमयति जाग्रतः सदा च में निश्वासतो गताः निशा श्लोक किस छंद में कही गई है। तो छंद का नाम दिया है ऑप्शन ए वंशस्थ में है, बी इंद्रवज्रा में है और डी उपजाति में है और सी उपजाति में है और डी
उपेंद्र वज्रा में है। तो प्रश्न नंबर 33 देखेंगे तो सदा प्रदोषो गम याति जागृतः सदा च में निस्वातो गतः निशा श्लोक किस छंद में है? तो यह वंशस्थ छंद में है। किसमें है? वंशस्थ छंद में है। वंशस्थ छंद सर्वाधिक प्रयोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में देखा जाए तो इसमें 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद चलती है और 45वें में पुष्पिताग्रा है और 46वें में मालिनी है। और यहाँ पे सदा प्रदोषो गमयाति जागृत सदा चन स्वास्थो गता निशा, तो यह पूछ रहा है कि इस श्लोक में छंद कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा ए सही होता है कि वंशस्थ है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 बता रहा है कि वृत्तम लौकिकम कवि कल्पितम यह लक्षण रूपक के किस भेद पर लागू होता है? ऑप्शन ए नाटक पर होता है, बी भाड़ पर होता है, सी प्रहसन पर होता है और डी प्रकरण पर होता है। तो प्रश्न नंबर 34 में देखें कि वृत्तम लौकिक कवि कल्पितम यह लक्षण रूपक के प्रकरण पर लागू होता है। किस पर होता है? प्रकरण पे। तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 में पूछ रहा है कि न्यायाधीशों को निकलवा देने की धमकी देकर उनसे मनमाना न्याय कौन करना चाहता है? ऑप्शन ए चारुदत्त है, बी बीट है, सी चेट है और डी साकार है। तो प्रश्न नंबर 35 और इसमें बता न्यायाधीशों का, तो पूरे मृच्छकटिकम में देखा जाए तो यह राजा का साला जो साकार होता है इसके बहुत बड़े अवगुण है। यह निर्दयी भी होता है, क्रोधी भी होता है और उसके बाद यह क्रूर होता है, पापी होता है। तो यह इसके दिमाग की संरचना थी, मानो यह इसके दिमाग का यह खेल था कि न्यायाधीशों को निकलवा देगा तो उनको धमकी दे करके यह मनमाना कार्य करता था। तो प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा डी सही होता है, साकार। अब हम प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि अयि सर्वकाल मित्रम मैत्रेय प्रायः चारुदत्त किसके प्रति कहता है? विदूषक के प्रति कहता है कि साकार के प्रति कहा गया है कि आर्यक के प्रति कहा गया है कि बीट के प्रति कहा गया है? तो प्रश्न नंबर 36 में कह रहा है कि अय सर्वकाल मित्रम मैत्रेय प्रायः चारुदत्त, तो यह विदूषक के प्रति, कहेंगे मैत्रेय आया है और इसका विदूषक का नाम ही मैत्रेय होता है। तो प्रश्न नंबर 36 में देखें तो विकल्प हमारा कौन सही होता है? ए सही होता है। प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है कि आभीर वंश के राजा शिवदत्त का ही दूसरा नाम शूद्रक है। यह कथन किसका है? डॉक्टर स्मिथ का है, बी कह रहा प्रोफेसर कीनो का है, सी चंद्रशेखर का है और डी कह रहा पीसेल का है। तो अभीर वंश का ही राजा जो शिवदत्त होता है उसका ही दूसरा नाम शूद्रक यह किसने माना है? तो प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा बी सही होगा। प्रोफेसर कीनो ने माना है कि वह जो शूद्रक है वही शिवदत्त है, राजा शिवदत्त जो है वही शूद्रक है, तो अभीर वंश का राजा। तो प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 को देखें तो मृच्छकटिकम की कथा वस्तु का मूल स्रोत है। तो मूल स्रोत कौन सा है? तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल नहीं, मुद्रा राक्षस नहीं, महाभारत नहीं, यह भास का जो चारुदत्त नाटक है इसी पर मृच्छकटिकम आधारित है। और महाकवि शूद्रक ने इसको थोड़ा और लंबा खींच करके मनो जो है उसको बना दिया है। शायद इनको भास के चारुदत्त नाटक में कुछ टूटी उटी दिखाई दी होगी तो इसको बहुत विधिवत ढंग से बना दिए हैं। तो यह कहा जा रहा है कि इसका मूल स्रोत जो है वह महाकवि भास की रचना है। महाकवि भास जी की 13 रचनाएं मिलती हैं और 13 नाटक हैं। संस्कृत साहित्य में 13 का 13 नाटक हैं जो भास की रचना है और भास जी का बहुत बड़ा योगदान है 13 नाटकों के द्वारा संस्कृत साहित्य में। तो प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा सी होता है, भास का चारुदत्त। प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है कि मृच्छकटिकम के 5वें अंक के बाद किसके प्रेम को पूर्णता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए धूता के प्रेम का, बी रदनिका के प्रेम का, सी मदनिका के प्रेम का और डी बसंत सेना के प्रेम का। तो इसमें देखा जाए तो जो प्रेम का जितना चक्कर है वो सब बसंत सेना का ही चलता है। तो मृच्छकटिकम के 5वें अंक के बाद यह बसंत सेना के प्रेम का ही पूर्णता प्रदान किया गया है। तो प्रश्न नंबर 39 में हमारा विकल्प डी सही होता है।
अब हम बात करें प्रश्न नंबर 40, तो प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है कि वर्षा का विस्तृत वर्णन किस अंक में मिलता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पंचम अंक में, बी कह रहा है प्रथम अंक में, सी कह रहा है कि तृतीय अंक में, और डी कह रहा है कि नवम अंक अर्थात 9वें अंक में। मित्रों, आपको एक और सूचना देना है कि आप जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हम अब इस चैनल पे कल दोपहर 12:30 बजे भी हम कुछ वीडियो को पोस्ट करेंगे। जो एक नई मैम होंगी वह अपने क्लास को जारी करेंगी इसी चैनल पे, वो भी प्रश्नोत्तरी को करवाएंगी। तो उनका वीडियो देखने के लिए वो स्पेशल यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ही प्रश्नों की हल करेंगी। जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उसको वो हल करेंगी। तो उनकी वीडियो कल दोपहर 12:30 बजे और प्रतिदिन 12:30 बजे उनका क्लास चलेगा। तो उनकी वीडियो आपको दोपहर 12:30 बजे मिल जाएगी। और मेरी जो वीडियो है यह आपको नित्य समय अर्थात शाम 6 साढ़े 6 बजे के बीच आप तक यह पहुंच जाएगी। तो 12:30 बजे आप देखिए। अगर आप हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के भाई हैं, बंधु हैं, भाई मित्र दोस्त यार, अगर आप देख रहे हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने चैनल पे 12:30 बजे मैम के द्वारा बताए गए हुए वह अभ्यास प्रश्न पत्र की वीडियो को आप तक भेजेंगे। और मेरी जो वीडियो है मैं अपनी वीडियो प्रतिदिन शाम को ही डालता रहूँगा। तो प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 में वर्षा का विस्तृत वर्णन किस अंक में मिलता है। तो यह पंचम अंक में मिलता है। और पंचम अंक को ही दूरदीन नाम दिया जाता है कि दूरदीन अंक भी कहा जाता है। और पंचम अंक में यह वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पहले आप पढ़िएगा, वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्त मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट को हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और एक हमारे मित्र हैं जो वह कमेंट किए थी कि सर हितो उपदेश की वीडियो डालने के लिए। तो चूंकि हम बहुत देहात और खाटी इलाके के हैं और यहाँ जहाँ हम हैं ना, यहाँ संस्कृत बहुत दूर दूर तक नहीं चलता है। मतलब 60-70 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पे संस्कृत की पुस्तकें नहीं मिल रही है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही आपके लिए वह वीडियो जो हितोपदेश है हम भेजेंगे, प्रयास में लगे हुए हैं। अब हम लेते हैं आप लोगों से विदा। आपका आशीष सहयोग बना रहे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। और जाते जाते एक बात और कह रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल क्लास 12:30 बजे आपके समकक्ष वीडियो जाएगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमो नमः।